CH-16 भाग 16 सुबह का वक्त विशाल के कमरे में शौर्य की आंख खुली तो वो सबसे पहले बालकनी में जाकर फूलों को पानी दे आया। जब वो अंदर आया तो आंखों में हल्की सी हैरानी उतर आई। विक्रम सोफे पर बैठे बैठे ही सो चुका था। शायद शौर्य ने पहले ध्यान नहीं दिया इसलिए वो उसे नहीं दिखा होगा। बिस्तर से चादर उठाते हुए वो विक्रम के पास आया और बिना कोई आवाज के उसे चादर ओढ़ा दी। फिर वो फ्रेश होने चला गया। लेकिन जब वो वापस आया तो विक्रम कमरे से जा चुका था। चादर सलीके से बेड पर रखी गई थी। शौर्य ने अपने बाल सुखाए और फोन देखा तो एक पल के लिए फोन उसके हाथ से छूटने को ही हो गया। स्क्रीन पर डेविल नाम से मैसेज का नोटिफिकेशन आया हुआ था। शौर्य का हाथ कांपने लगा। उसने गहरी सांसें लेते हुए आसपास देखा और दोबारा से फोन में देखने लगा। हिम्मत कर उसने मैसेज खोला तो उसमें जो लिखा था उसे देख वो हैरान रह गया। आप जानते हैं ना एंजल, हम आपको कभी हर्ट नहीं कर सकते। हमने दोबारा कभी वैसी हरकत नहीं की जब से आपको हमारी वजह से पैनिक अटैक आया था। यकीन मानिए, कल जो भी हुआ उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। आपकी कसम खाकर कहते हैं, वो हमने नहीं किया। शौर्य ने एकदम से फोन बिस्तर पर फेंक दिया और खुद भी वहां बैठ सर पकड़ लिया। कहीं ना कहीं उसे भी यकीन था, डेविल ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। फिर ये किसने किया होगा? यही सोच सोचकर वो पागल होने लगा। विक्रम जब उसके लिए कॉफी लेकर आया तो शौर्य ऐसे बैठा देख उसने फौरन कॉफी के कप साइड में रख दिए। वो शौर्य के सामने बैठा और अपने हाथों से उसके हाथ नीचे खींचे। फिर उसने बहुत प्यार से पूछा, आप ठीक नहीं हो ना? शौर्य ने उसके हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? बस अपनी लाइफ शांति से जीना चाहते हैं पर वो भी नहीं कर सकते। विक्रम ने एकदम से पूछा, आप कल कुछ बोल रहे थे? डेविल और समथिंग। शौर्य एकदम से चौंक गया। उसने फौरन अपने हाथ छुड़ाकर कहा, न, नहीं तो, हमने कब कहा ऐसे? विक्रम ने सर हिला दिया, जब भी आपको लगे कि कुछ बताना है तो बता दीजिए। अपने तक बातें रखने से आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। शौर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। विक्रम ने ठंडी सांस छोड़ी और खड़े होकर उसके हाथ में कॉफी थमाते हुए कहा, कॉफी फिनिश कीजिए फिर नाश्ता कर, हम कुछ प्लान्स लगाने वाले हैं। रणवीर सर का कॉल आया था, वो आज साइट पर सब कुछ संभाल कर शाम को आपको देखने आएंगे। स्वर का भी कॉल आया था, उन्होंने सभी मीटिंग पोस्टपोन कर दी है। शौर्य मुस्कुरा पड़ा, हमारे असिस्टेंट बन जाइए आप, सच में हमें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिन भर बस खाएंगे और सोएंगे। विक्रम हंसने लगा। उसने कहा, तो बना लीजिए, हम आपके लिए कुछ भी बन जाएंगे। फिर उसने मन में कहा, कुछ भी, जो आप चाहे। भोपाल ग्राउंड फ्लोर पर एक तरफ बने मेडिकल रूम के दरवाजे पर सत्यम ने आरव को लाकर उतार दिया। उसके चेहरे के भाव देख कोई भी बता देता कि जल जलकर खाक हुए जा रहा है। आरव जैसे ही दरवाजा खोलने को होता है सत्यम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, याद है ना, सिर्फ दूर से बात करोगे तुम, छूना मना है। आरव ने उसका हाथ झटकते हुए चिढ़कर कहा, माथे पर लिख दीजिए मेरे, ताकि मैं भूल भी जाऊं तो भी सामने वाला उसे पढ़कर मुझे याद दिलाए। बिया, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, सत्यम ने कहा तो आरव उसी लहजे में, और आप मुझे इरिटेट कर रहे हैं। सत्यम ने उसे घुरा और एकदम से पलटकर जाते हुए कहा, इस बात का बदला तुम्हें आज रात चुकाना होगा, बी रेडी फॉर दैट। आरव का मुंह हैरानी से खुल गया, क्या मतलब आज रात? वही जो तुम समझ रहे हो, सत्यम ने चिल्लाकर कहा और चला गया पीछे आरव को हैरान परेशान छोड़। उसने खुद से कहा, मैंने सोच भी कैसे लिया, ये शख्स बिना किसी मतलब के सामने वाले की बात आसानी से मान जाए। उसने कुछ सोचते हुए कहा, मेरा नाम भी आरव शर्मा है, आसानी तो आपको कोई गेम जीतने नहीं दूंगा। बास्टर्ड सत्यम राणा। इतना कहकर उसने सर झटक दिया और दरवाजा खोला। सामने ही हाना बिस्तर पर अधलटी बैठी हुई थी। कमरे में एक डॉक्टर सोफे पर बैठा था और दो नर्स भी वहीं मौजूद थी। आरव को देखते ही हाना के मुरझाए और पीले पड़े चेहरे पर चमक आ गई। आरव, बहुत धीमी आवाज में उसने कहा तो आरव उसकी तरफ चला गया। उसने हाना के पास बैठकर कहा, कैसी हो तुम? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अब दिन तकलीफ वाले ही है आरव, ये तकलीफ मरने के बाद ही खत्म होगी। हाना ने व्यंग भरी मुस्कान होठों पर सजा रखी थी। आरव ने कहा, मुझे माफ कर दो, सिर्फ मेरी वजह से तुम। CH-17 भाग 17 मुंबई, दोपहर का वक्त होगा जब यश, समर और विनोद काफी जल्दी में आरयू यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्हें देखते ही काफी सारे स्टाफ मेंबर उनकी तरफ आकर बात करने की कोशिश करने लगे पर यश कुछ भी जवाब देने के मूड में नहीं था। चुपचाप और तेज कदमों से वो सीधे प्रिंसिपल ऑफिस के सामने पहुंचा।
अंदर कदम रखते ही उसे एक तरफ खड़े सूरज और वेदांत दिखे। दूसरी तरफ और 4 लड़के थे और कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। विद्युत लगातार प्रिंसिपल को कुछ बताने की कोशिश किए जा रहा था, पर जब बात बनते नहीं दिखी तो उसने सीधे यश को कॉल कर दिया। जब प्रिंसिपल ने यश को आया हुआ देखा तो एकदम कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ। यश बेटा, आप यहाँ, कुछ काम था आपको? यश ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे डिपार्टमेंट में क्या काम होगा मेरा? इतना कहकर वो सूरज के पास चला गया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। सूर्या, तुम ठीक हो ना? विद्युत का कॉल आया, तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ? झगड़ा नहीं हुआ, एक तरफा रिसल्ट था जो सूरज ने 5 मिनट में कर दिया, वेदांत ने कहा तो विद्युत उसे घूरने लगा। सूरज बिल्कुल शांत था और उसी लहजे में उसने जवाब दिया, बुली करने की कोशिश कर रहे थे इसलिए हाथ मरोड़ दिया। लेकिन अब वो वाइस प्रिंसिपल का बेटा निकला गया। समर हंस पड़ा, वेरी गुड लिटिल बॉय। इतना कहकर वो पलट गया। प्रिंसिपल के साथ वाइस प्रिंसिपल भी खड़ा हो चुके थे और वो चारों लड़के एकदम से डर गए। समर ने कहा, सूरज का गार्डियन है यश, बोलो अब क्या कहना है और कितने दिन तक सस्पेंड करना था उसे? प्रिंसिपल एकदम से अपना लहजा बदलते हुए विद्युत से, ये इस बच्चे के गार्डियन है। विद्युत ने कहा, यही तो मैं आपको कब से समझा रहा था। प्रिंसिपल पसीना पोंछते हुए अपनी जगह छोड़कर सामने आ गए। अरे यश बेटा, आप बैठ जाइए ना प्लीज। विनोद ने एकदम से एक चेयर खींच दी तो यश उस पर बैठ गया। विद्युत ने कहा, चारों के खिलाफ पहले भी काफी बच्चों ने कंप्लेंट की है पर कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये कॉलेज को अपने बाप का समझते हैं। यश ने चारों लड़कों की तरफ देखा और पूछा, वॉइस प्रिंसिपल के बेटे हो तो कॉलेज तुम्हारे बाप का हो गया? वो एकदम से ना में सर हिलाने लगे। समर ने कहा, यह बात तो भाव ने भी कभी कॉलेज टाइम में नहीं बोली होगी, ये तो एडवांस निकले काफी। वॉइस प्रिंसिपल के बेटे ने कहा, सर, हम तो बस उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, हम सीनियर है तो जूनियर से थोड़ा इंट्रो वगैरह। समर ने कहा, सब समझते हैं बेटा हम, तुम्हारा इंट्रो वगैरह हमें बेवकूफ समझना बंद कर दो। वो लड़का एकदम से सर झुका लेता है। यश ने सब पर नजरें डाली और कहा, 10 मीटर, 10 मीटर की दूरी पर रहोगे तुम लोग उससे। अगर ये कहीं से गुजर रहा हो तो अपना रास्ता पहले ही बदल लेना। ये बात बाकी सबको भी अच्छे से समझा देना। फिर उसने वॉइस प्रिंसिपल की तरफ देखा, अपने बेटे को काबू में रखिए, वरना आपकी जिंदगी इस पोजीशन पर काफी आराम से गुजरती दिख रही है और मुझे लोगों को आराम करता देख बहुत तकलीफ होती है। उसकी कही बात ने सबकी सांसें रोक रखी थी। वो एकदम से खड़ा हुआ और सूरज को लेकर बाहर की तरफ बढ़ा। ऑफिस के बाहर लगभग सारा स्टाफ जमा हो चुका था और उन्होंने बातें भी सुन ली थी। दरवाजा खुलते ही सभी एक तरफ होकर रास्ता बना देते हैं। एक अनजान सड़क पर यश की गाड़ी रुकी हुई थी। समर और विनोद आइसक्रीम लाने गए थे और सूरज गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था। सामने यश गाड़ी पर हाथ टिकाए बैठा हुआ था। सूरज ने एकदम से कहा, सॉरी फॉर वॉट? यश ने आराम से कहा तो सूरज अपनी झुकी हुई पलकें उठाकर ऊपर देखता है। कब से वो सूरज की आंखें देखने की कोशिश कर रहा था और उसके पलकें उठाते ही होठों पर मुस्कान आ गई। सूरज ने कहा, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई? यश ने उसके बाल भिगा दिए और कहा, तुम चाहो तो और भी दे सकते हो, मैं सारी तकलीफें उठा लूंगा। लीजिए आइसक्रीम उठाए पहले। समर ने पीछे खड़े होकर कहा तो यश अपनी आंखें मिच लेता है। वो जबरदस्ती मुस्कुराकर पीछे मुड़ता है। समर ने कहा, लीजिए भी अब, खाली स्वीट टॉक से स्वीट का एहसास नहीं होगा ना? यश ने आंखें घुमा ली और एक आइसक्रीम उठा ली। विनोद ने सूरज को देनी चाही तो वो एकदम से मना करने लगा। यश ने गंभीर आवाज में कहा, मैंने पहले ही बता दिया है, मेरे होते हुए कोई नजर भी नहीं उठाएगा तुम्हारी तरफ। सूरज ने गहरी सांस ली और आइसक्रीम हाथ में लेकर मास्क खोलने लगा। पहली बार समर और विनोद उसका चेहरा देख रहे थे और यश तो जैसे पहले ही देख चुका हो ऐसे। CH-18 भाग 18 राजस्थान। शाम का वक्त था जब रणवीर की गाड़ी विक्रम के घर के गेट के सामने जाकर रुकी। ठीक उसी वक्त एक दूसरी गाड़ी भी आकर रुकी। दोनों गाड़ी के दरवाजे खुले, एक से स्वर तो दूसरी से रणवीर और रिकी बाहर आए। स्वर को देख रणवीर ने कहा, आप यहाँ? स्वर ने कहा, हमें शौर्य सर ने बुलाया है। रणवीर ने सर हिला दिया और उन दोनों का इंतजार किए बिना ही रिकी अंदर चली गई। हॉल में पहुंचते ही वो पीछे बरामदे से गार्डन में देखने लगी जहां विक्रम और शौर्य कुछ प्लांट्स लगा रहे थे। रणवीर और स्वर भी उसके पीछे आकर खड़े हो गए। रिकी ने कहा, वो विक्रम के साथ काफी खुलकर रहता है, वरना लोगों की नजरों में तो उसकी एक एरोगेंट इमेज बन चुकी है। रणवीर ने निराशा के साथ कहा, हाँ,
क्योंकि वो विशाल का भाई जो है। उतने में शौर्य ने उन्हें देखा तो फौरन खड़े होकर हाथ धोने चला गया। वो दोनों ही अंदर आ गए। शौर्य ने कहा, रिकी मासी, आप कैसे आई? उठकर। क्योंकि परी हूं मैं। रिकी के जवाब पर शौर्य जबरदस्ती दांत दिखाते हुए, वेरी फनी है ना, हम पैदा ही फनी हुई थे। रिकी ने कहा तो रणवीर सर हिलाते हुए, हाँ इतना बकसूरत बच्चा देख पूरा हॉस्पिटल हंस रहा था। शौर्य हंस पड़ा और रिकी की मुस्कान एकदम से गायब हो गई। उसने रणवीर के कंधे पर मारकर कहा, बहुत बुरे हैं आप भाई साहब, हम बिल्कुल बकसूरत नहीं है। हाँ आपके सामने बकसूरती की डेफिनेशन छोटी पड़ जाती है। इतना कहकर रणवीर ने कंधे उठा दिए। रिकी चीर चुकी थी तभी शौर्य ने कहा, मामा जी, आप हमारी सुंदर मासी को छेड़ना बंद करिए। उनसे खूबसूरत हमने आज तक किसी लड़की को नहीं देखा। रिकी ने एकदम से अपनी गर्दन ऊंची उठाते हुए हिला दी। रणवीर फिर से कुछ कहता उससे पहले ही शौर्य ने कहा, हमने आप सबको डिनर के लिए बुलाया है। आप सब हमारे लिए इतना सोचते और करते हैं तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना आपको शुक्रिया कहने का। रिकी ने कहा, ये सही है। विक्रम किचन कहा है आपका? विक्रम ने हैरत से एक तरफ इशारा कर दिया। सबको यही लगा वो खाना बनाएगी पर उसने एकदम से रणवीर को उस तरफ धकेलते हुए कहा, जाइए जाइए, यूं ही शेफ की डिग्री लिए बैठे हैं, आज कुछ अच्छा सा खिला भी दीजिए। रणवीर मुंह खोलकर उसे देखता रहा। शौर्य ने एक्साइट होकर कहा, ये बहुत दिनों बाद आपके हाथ से कुछ खाने को मिलेगा। क्या हम फरमाइश कर सकते हैं? रणवीर एकदम से कोट उतारते हुए साइड में रख शर्ट की बाजू फोल्ड करने लगा और कहा, बिल्कुल। विक्रम और स्वर ने एकदम से मुंह बना लिया। उन दोनों ने साथ में ही कहा, खाना बनाना तो हम भी जानते हैं। शौर्य और रिकी ने उनकी तरफ देखा और फिर एक दूसरे की तरफ। शौर्य ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर हो जाए कंपटीशन। देखते हैं कौन बेहतर है। रिकी हुंटिंग करते हुए तालियां बजाने लगी। काफी बड़ा था वो किचन जहां तीनों लड़कों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। शौर्य और रिकी ने लिस्ट बनाकर दी थी और खुद मजे से डाइनिंग टेबल पर बैठ उनका इंतजार कर रहे थे। बार बार घड़ी देखते हुए शौर्य चिल्ला रहा था, भूख लगी है। और रिकी उसे खुश देख खुश हो रही थी। कुछ देर बाद तीनों लड़कों ने अपना अपना खाना लाकर टेबल पर सर्व कर दिया। जजेस शौर्य और रिकी ने बारी बारी उनका खाना टेस्ट किया और एक दूसरे की तरफ देखा। शौर्य ने कहा, इसमें तो कोई कमी नहीं है, सभी अच्छा ही है। रिकी ने कहा, तो फिर तीनों ही विनर हुए। सामने खड़े तीनों का चेहरा ऐसे हो गया मानो कह रहे हो, फिर कंपटीशन किस बात के लिए हुआ। अपनी बात कहकर शौर्य और रिकी ने एकदम से हाई फाइव करने के लिए हाथ बढ़ाया और एकदम से दोनों के ही हाथ कुछ दूरी पर ही रुक गए। शौर्य ने गहरी सांस ली और मुस्कान बरकरार रखते हुए रिकी हाथ पर हाथ मार दिया, जिसे देख वो इतनी खुश हो गई कि उसने शौर्य को साइड हककर अपनी बाहों में जकड़ लिया। विक्रम, रणवीर और स्वर पहले शांत पड़ गए, फिर हैरान और बाद में उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद तीनों को ही डॉक्टर की बात याद आ रही थी। शौर्य पहले से ऐसे नहीं था कि किसी का टच रेजिस्ट कर दे, लेकिन विशाल की डेथ के बाद उसने काफी कुछ चीजों को फेस किया है। उसमें अक्सर कोई गंदी मंशा से उसके करीब आता था। शौर्य को उन्हीं लोगों से दिक्कत थी और वो धीरे धीरे लोगों से दूर होने लगा। यही वजह है आज उसे किसी के छूने से भी डर लगता है। उसके माइंड ने ही ऐसी सोच बना ली, अगर कोई उसे छू लेगा तो उसे कुछ हो जाएगा। इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वो खुद से कोशिश करे और बाकी लोगों पर भी भरोसा करे जैसा वो कुछ लोगों पर करता। CH-19 दिन गुजर रहे थे और सभी अपने अपने माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे थे। मुंबई दोपहर का वक्त था पर सूरज आसमान के पीछे छुपा हुआ था और इस वक्त तेज बारिश की वजह से पूरा शहर पानी में डूबा हुआ था। सड़क पर भी काफी पानी जमा हो चुका था जिसमें से काफी संभालते हुए यश ड्राइविंग कर रहा था। गाड़ी में उसका फोन स्पीकर पर था। सामने से विनोद ने कहा, आप अकेले क्यों चले गए भाव? तू समर की हेल्प कर। मैं बस कॉलेज तक आया हूँ, सूर्या को लेकर अभी लौट आऊंगा। यश ने कहा और ज्यादा बात बढ़ाए बिना फोन काटकर सड़क पर ध्यान देने लगा। कुछ ही दूरी पर जाने के बाद उसने एकदम से ब्रेक लगा दिए और सीट पर पसरते हुए मुंह खोलकर ठंडी सांस छोड़ी। फिर उसने कहा, ये लड़का हमेशा ऐसा कुछ जरूर करता है जिससे मेरी नजर इस पर से हटने का नाम नहीं लेती। उसकी नजरें सामने थी जहां सड़क के किनारे भीगते हुए सूरज वहां बैठे लोगों में छाते बांट रहा था। मदर टेरेसा से दीक्षा लेकर आया है, यश ने कहा और अम्ब्रेला लेकर बाहर निकल पड़ा। सूरज ने सारे छाते बांट दिए और जैसे ही जाने के लिए पलटा यश सामने आ गया। ठीक है तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन उसके के लिए खुद भीगना जरूरी नहीं था।
कहते हुए यश ने उसके बाल आंखें पर से हटाकर पीछे कर दिए। अपना भीगा हुआ मास्क निकालकर सूरज एकदम से छिक पड़ा तो यश ने सर हिला दिया। तभी उसकी नजर वहां खड़े बच्चे पर गई जो भीग रहा था, लेकिन छाते खत्म होने की वजह से मायूस हो चुका था। यश ने अपना छाता उसे पकड़ाया और सूरज का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। उसे अंदर बिठाते हुए वो खुद भी अंदर बैठ गया। पीछे वाली सीट पर से अपनी जैकेट उठाते हुए उसने सूरज को कवर किया जो ठंड से कांप रहा था। फिर गाड़ी का एसी बंद कर उसने फौरन गाड़ी आगे बढ़ा दी। प्रेमा चौल सूरज को उसके कमरे में छोड़ने के बाद यश समर के साथ चेंज करने चला गया। अर्चना वहीं पर चाय बना रही थी। सूरज के आते ही उसने कहा, यश तुम्हें लेने आने वाला था, पता होते हुए भी तुम क्यों भीगते हुए आए? अब बीमार पड़ गए तो क्या होगा? सूरज ने सर झुका लिया तो अर्चना ने उसके माथे को छूकर कहा, बुखार तो नहीं है, फिर भी मैं आई से बोलकर काढ़ा बना दूंगी। थैंक यू, सूरज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अर्चना ने सर हिलाया, हट पागल, बड़ा आया थैंक यू बोलने वाला। सूरज मुस्कुरा दिया। तभी यश ने उसके सर पर ब्लैंकेट डालकर उसे पूरी तरह उठा दिया और कहा, अगली बार भीग कर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा तो कोई है भी नहीं। कहते हुए समर अर्चना की बगल में जाकर खड़ा हुआ, मेरा भी गला दर्द कर रहा है, मुझे भी काढ़ा चाहिए। मिर्ची वाला चलेगा या जहर वाला? अर्चना ने कहा। समर अपने दिल पर हाथ रखते हुए, बस तुम्हारे लिए। खुशी खुशी जहर भी अमृत समझकर पी जाऊंगा। अर्चना ने सर हिला दिया। कुछ देर बाद सभी चले गए। दवाई खिलाकर सूरज को लिटाते हुए यश ने जैसे ही पैकेट टेबल पर रखने चाहे, उसका हाथ लगने से कुछ सामान नीचे गिर गया। सामान उठाते हुए एकदम से एक दवाइयों की शीशी उसके हाथ में आ गई। उसने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए सूरज की तरफ देख कहा, कब से ले रहे हो ये? सूरज एकदम से उठकर बैठ गया, वो बस कभी कभी। यश ने उसे देखते हुए ही शीशी खोलकर देखी जो लगभग आधी खाली हो चुकी थी। हम कभी कभी, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूर होगा ना? देखना है मुझे। यश खड़ा होकर उसके सामने आ गया। सूरज ने सर झुका लिया और कहा, नई जगह है ना तो नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम खुद ही ले आए। यश ने एकदम से उसका चेहरा पकड़कर ऊपर उठाया और सर्द आवाज में कहा, एक हफ्ता नहीं हुआ तुम्हें यहाँ आए और आधी बोतल खाली कर दी। एक तो बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाई है, ऊपर से इतना हैवी डोज। पागल हो गए हो या होना चाहते हो? सूरज ने उसका हाथ हटा दिया तो यश ने कहा, स्लीपिंग पिल्स एडिक्शन होती है सूर्या, एक दिन ये तुम्हें ही खा जाएगा। जानते हैं हम, सूरज ने बिल्कुल ठंडी आवाज में जवाब दिया। यश चिढ़कर, जब जानते हो तो क्यों ले रहे हो? आप भी तो सिगरेट पीते हो। क्यों पीते हो? सूरज ने कहा तो एक मिनट के लिए यश चुप हो गया। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो हमारे पास भी नहीं है, और अगर आपके पास जवाब होगा तो आपके सवाल का जवाब भी वही है। सूरज के कहते ही यश ने उसे बिस्तर पर धक्का देकर उसके ऊपर आया और गुस्से भरी आवाज में कहा, तुमसे 10 साल बड़ा हूं मैं, इसलिए अपनी बातों से मुझे बहलाओ मत। अपनी उम्र देखो और मेरी देखो, फिर मुझसे सवाल करना। सूरज की सांस रुक गई थी। उसने धीरे से यश के कंधे पर CH-20/20 राजस्थान एक गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर रणवीर बैठा हुआ था और पैसेंजर सीट पर विक्रम। पिछली सीट पर स्वर भी मौजूद था। रणवीर ने गुस्से में कहा, पूरे एक हफ्ते इग्नोर करने के बाद आज जाकर मीटिंग के लिए रेडी हुआ है। बहुत भाव बढ़ गए हैं उसके, किसी दिन अच्छे से सबक सिखाएंगे उसे। फोन जो स्पीकर पर था उसमें से शौर्य ने कहा, हमें क्यों लग रहा है कि मीटिंग कर कोई फायदा नहीं होने वाला है? विक्रम ने कहा, एक बार मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है, अगर वो नहीं माने तो। शौर्य ने कहा, हम कुछ दूसरा रास्ता निकाल लेंगे विक्रम, आप प्रोजेक्ट ड्रॉप करने का आइडिया ड्रॉप कर दीजिए। विक्रम ने ठंडी सांस छोड़ते हुए हाँ कहा। तभी रणवीर ने गाड़ी एक होटल के सामने रोक दी। सभी होटल के अंदर चले गए जहां एक प्राइवेट रूम में देव सिंह राठौर पहले से ही किसी के साथ बैठा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आइए आइए रणवीर सर, मुझे और मेरे मेहमान को आपका ही इंतजार था। रणवीर की आंखें छोटी हो गई और जैसे ही वो आगे आया कुर्सी पर पहले ही बैठे शख्स ने पलट कर देखा। पापा, रणवीर ने हैरानी से अनिल सिंह को देख कहा। विक्रम की बची हुई होप भी खत्म हो गई। जितनी मेहनत कर वो नंबर 1 पर आया था वो सफर इतना आसान नहीं था। बाकी लोग ऐसे ही एक साथ आकर उसके खिलाफ साजिशें करते थे। उसने ठंडी सांस छोड़ी और जैसे ही जाने के लिए पलटा स्वर ने धीरे से कहा, शौर्य सर सच में आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो भी हो, कम से कम लास्ट तक तो यहाँ रुक जाइए। विक्रम के कदम रुक गए। वही रणवीर ने नाराजगी से अपने पिता की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, हमारे ख्याल से हम बहुत सालों से ठाकुर ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं।
देव ने एकदम से कहा, बैठकर बात करते हैं रणवीर सर। रणवीर ने सर्द निगाहों से उसे घूरा और अनिल सिंह के साथ बैठ गए। विक्रम और स्वर भी आकर बैठे। अनिल ने आराम से कहा, हम ठाकुर ग्रुप के साथ नहीं मेघा ठाकुर के साथ काम कर रहे हैं, अगर आपको याद होगा तो। मेघा खुद इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है तो हमारा साथ देने का कोई फायदा नहीं बनता। रणवीर ने सर हिला दिया। तो अनिल ने कहा, भले ही कंपनी आप संभाल रहे हैं लेकिन हम आज भी आपके बाप और कंपनी के फाउंडर हैं। आप हमारे खिलाफ नहीं जा सकते। इतना कहकर उन्होंने विक्रम को घुरा, हो सकता है ये शौर्य के करीब हो लेकिन इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। देव मुस्कुरा रहा था। उसने एकदम से कहा, हमें लगा था शौर्य खुद आएंगे मीटिंग के लिए, लेकिन अपने मामाजी के पीछे छिपने की उनकी आदत गई नहीं अब तक। तीनों लड़कों की मुठिया भींच गई उसकी बात सुनकर। रणवीर खड़ा हुआ और कहा, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही पिताजी। आफ्टर ऑल विक्रम से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहकर वो तेजी से निकल गया। विक्रम और स्वर भी खड़े हो गए तो देव ने कहा, यह बिजनेस की रेस है जिसमें सिर्फ खानदानी घोड़े दौड़ सकते हैं। कोई भी रास्ते से उठकर उनके सामने खड़ा हो जाएगा तो कुचला जाएगा सिर्फ। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया और वो स्वर के साथ बाहर निकल गया। रणवीर गाड़ी में बैठा फोन पर बात कर रहा था। जैसे ही विक्रम और स्वर आकर बैठे रणवीर की बातें सुनकर हैरान हो गए। रणवीर ने किसी से फोन पर कहा, राठौर ग्रुप के दोनों प्रोजेक्ट के सप्लाई रोक दो। कुछ भी बहाना बनाओ, आई डोंट केयर। और कल से ऑफिस उसके फाउंडर खुद संभालेंगे। हम थक गए हैं मेहनत कर करके, इसलिए वेकेशन पर जा रहे हैं। मेक श्योर कि कोई हमसे हफ्ते भर के लिए कांटेक्ट ना कर सके। उसने फोन काटकर सर पीछे सीट पर टिका दिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। विक्रम ने भी आराम से बैठते हुए कहा, आपको हमारी वजह से इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। रणवीर ने कहा, हम पहले भी बता चुके हैं, आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। विक्रम मुस्कुराते हुए, हमें पहले लगता था आप बहुत ज्यादा खड़ूस हैं, पता नहीं शौर्य सर आपकी तारीफ क्यों करते रहते हैं, लेकिन आज पता चला आप उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। रणवीर ने आराम से कहा, ज्यादा क्लोज होने की जरूरत नहीं है, हम आज भी उतने ही खड़ूस हैं। हमें ऑफिस छोड़ने की तकलीफ करेंगे क्या? आप तो वेकेशन पर है लेकिन हमारे बॉस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। स्वर की बात सुनकर दोनों ही मुस्कुराने लगे। भोपाल अपने कमरे में करण जैसे ही चेंज कर बाहर आया उसकी आंखें बड़ी हो गई। मानस उसकी स्टडी टेबल के पास खड़ा नोटबुक्स पढ़ रहा था। ड्रैकुला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तेजी से मानस के सामने आकर खड़ा हुआ। मानस ने हाथ में पकड़ी नोटबुक नीचे रखी और उसकी